क्लास में करेंगे कुछ रचनाएं लिखी गई है हिंदी के एग्जाम में। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सारी पूछी जा चुकी रचनाएं हैं। हिंदी में जो भी रचनाएं आती हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से शामिल हैं ये रचनाएं। पहला, नील देवी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की। गेहूं बनाम गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह जी की रचना है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। लहरों के राजहंस के रचनाकार हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश। अंडे के छिलके के रचनाकार भी मोहन राकेश। मोहन राकेश। नेक्स्ट, मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास। इसके रचनाकार श्याम सुंदर दास जी हैं। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की रचना है। 11 वर्ष का समय के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। 11 वर्ष का समय। और ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी की रचना है। नेक्स्ट आगे इधर लिखा है सुख सागर के रचनाकार हैं मुंशी सदा सुखलाल। सुख सागर के रचनाकार हैं। सदा सुखलाल। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। चीफ की दावत भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की रचना है। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। झूठा सच के रचनाकार हैं यशपाल। यशपाल। उसने कहा था कि रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा उपनाम है इनका गुलेरी। शिव शंभु के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है ये। और नहुस के रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास जी की रचना है। लिखे गए रफ करें, रिवीजन करेंगे ना। नील देवी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। माटी के मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी। इसको पहले रफ कर लें फिर बाद में रिवीजन करेंगे। बताएंगे। नील देवी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं बनाम गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। अंडे के छिलके मोहन राकेश। मेरी आत्मकहानी बाबू श्याम सुंदर दास। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा। 11 वर्ष का समय
रामचंद्र शुक्ल। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। चीफ की दावत के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जो एक आंचलिक कहानीकार है। झूठा सच के रचनाकार यशपाल है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। सिम शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त। नहुस के रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधरदास जी। कुछ और शब्द लिखे हैं उनके बारे में बताएंगे। मेरे पास ये जो मेरी नोटबुक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी मेहनत के बाद इन लगभग 20-30 पेजों को तैयार किया गया है। इस नोटबुक को पढ़ने के पश्चात जो ग्रुप डी, एसएससी, जीडी या यूपी सरकार कराने वाले, यूपी द्वारा कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स को पास किया जा सकता है। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं आगे समूहार्थक शब्दों की। समूह नारी वृंद, नारियों के समूह को कहा जाता है नारी वृंद। और दस्ता सैनिकों का समूह, सैनिकों का दस्ता, सैनिकों की टुकड़ी को कहते हैं दस्ता। सैनिकों के ग्रुप को, नारियों के समूह को नारी वृंद, सैनिकों के समूह को दस्ता कहा जाता है। घटा बादलों के समूह को क्या कहते हैं? घटा कहा जाता है। घटा, घटा। मंडली गायकों का समूह होता है। मंडली कहते हैं गायकों का समूह को मंडली कहा जाता है। बेड़ा, बेड़ा जलीय जहाज का जो यात्री होते हैं, जलीय जहाज के यात्री, उन्हें क्या कहा जाता है? बेड़ा। जलीय जहाजों को बेड़ा कहते हैं। नाव, बेड़ा। पुलिंदा, पुलिंदा कहा जाता है कागजों के समूह को। कागजों का समूह क्या कहलाता है? पुलिंदा। और राशि अनाज का समूह, अनाज बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हुआ अनाज है तो उसे कहेंगे राशि, अनाज का समूह राशि कहलाता है। काफिला, काफिला कहलाता है किसका समूह? यात्रियों का समूह। यात्रियों का समूह को, यात्रियों के समूह को। और कारवा किसे कहते हैं? कारवा कहा जाता है जो ऊँटों का ग्रुप होता है। ऊँट, ऊँट के ग्रुप को क्या कहते हैं? कारवा कहा जाता है। आगे लिखा है रेवड़। ऊँटों का समूह कारवा, यात्रियों का समूह काफिला। और ऊँट के बाद भेड़, रेवड़। भेड़ बकरियों के समूह को क्या कहते हैं? रेवड़। भेड़ बकरियों का समूह रेवड़ कहलाता है। संचयन, संचयन कहलाता है कविताओं का समूह को क्या कहते हैं? संचयन। के इसके संचयनकर्ता कौन है? पढ़ते हैं हिंदी में हम संचयन कविताओं के समूह को। समुदाय कहा जाता है व्यक्तियों का एक समूह, समुदाय कहलाता है। व्यक्तियों का एक बैठक को कहते हैं सम्मेलन। व्यक्तियों की बैठक को सम्मेलन कहा जाता है। कतार, पंक्तिबद्ध समूह को कहते हैं कतार। पंक्तिबद्ध समूह कतार कहलाता है। और गुलदस्ता क्या होता है? गुलदस्ता, दस्ता बताओ पहले तो। दस्ता क्या था? दस्ता सेना का समूह। और गुलदस्ता होता है, गुल कहते हैं फूल को, बंधे हुए फूलों के समूह को क्या कहा जाता है? गुलदस्ता कहते हैं। बताओ एक बार। नारियों का समूह नारी वृंद, दस्ता सेना का समूह, घटा बादलों का समूह, मंडली गायकों का, सिंगर गायक, गायकों का समूह, नारियों का समूह, आप कैसा देख रहे हैं? सेना का समूह। और ये बादलों का समूह। बेड़ा जलीय जहाजों का समूह। जलीय जहाजों का समूह। पुलिंदा बताओ? कागजों का समूह। राशि अनाज, अनाज का समूह कहलाता है। अनाज, अनाज का समूह को क्या कहते हैं? राशि। काफिला यात्रियों का समूह, यात्रियों का समूह। और कारवा ऊंटों के समूह को कहते हैं। रेवड़, भेड़ बकरियों का समूह। संचयन कविताओं के समूह को कहते हैं। समुदाय व्यक्तियों का, व्यक्तियों का समूह। और ये सम्मेलन क्या है? व्यक्तियों की बैठक, व्यक्तियों की बैठक।
को सम्मेलन कहते हैं। कतार पंक्तिबद्ध समूह को, पंक्तिबद्ध समूह को। और गुलदस्ता बंधे हुए फूलों के समूह को गुलदस्ता या इस्तवक कहते हैं। इस्तवक ये शब्द हो गए है ना। रफ करें। आ जाएंगे। चलो रफ करो और बताएंगे जल्दी जल्दी। नारी वृंद नारियों का समूह कहलाता है। दस्ता सेना का। घटा बादलों का समूह। मंडली गायकों का समूह। बेड़ा जलीय जहाजों का समूह। पुलिंदा कागजों का। राशि अनाज का समूह। काफिला और कारवा ऊंटों का। रेवण भेड़ बकरियों का समूह। संचयन कविताओं का। समुदाय व्यक्तियों का। सम्मेलन व्यक्तियों की बैठक। कतार पंक्तिबद्ध समूह। और गुलदस्ता बंधे हुए फूलों के फूलों को कहते हैं गुलदस्ता। पहले आपको काल के आधार पर जो वाक्य हैं 3 प्रकार के हैं, बताया जा रहा है कि कौन 3 प्रकार कौन कौन से हैं और उन 3 प्रकारों में कौन कौन से प्रकार हैं, एक बार समझा रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे उदाहरण देकर आपसे पूछेंगे जिनको बोर्ड पर लिखा नहीं जाएगा, केवल आपसे सवाल मैं बोलूंगा, आंसर आप बताओगे। एक बार इसको समझ लेंगे। काल का मतलब क्या है? काल ये है कि जो क्रिया हुई है उस क्रिया के समय को बताता है कि क्रिया जो हुई वो बीते हुए समय में हुई या अब हुई है या आने वाले समय में होगी। बीते वाले समय में हुई थी या अब हुई है या आने वाले समय में होगी। जो इस बात को बताए, क्रिया के होने के समय को बताए, उसे क्या कहते हैं? काल। और जब बीते, वर्तमान और आने वाले को बताए तो कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। 3 प्रकार बोर्ड पर लिखे हुए हैं। भूतकाल, अगर क्रिया बीते हुए समय का बोध कराती है तो उसको भूतकाल कहेंगे। वर्तमान समय का बोध कराती है तो वर्तमान, और आने वाले समय का बोध कराए तो उसको भविष्यकाल। इस आधार पर काल को 3 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार हम भूतकाल पढ़ते हैं और भूतकाल में 6 प्रकार हैं। सबसे पहला सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होता है? ध्यान दो कि सामान्य भूतकाल में ना तो ये बात बताई जाती है कि क्रिया हुई कब थी, उसका समय नहीं बताया जाता। बस इतना पता होता है कि हाँ हुई थी, हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसके साथ ऐसा हुआ था, समय का पता नहीं चलेगा। जैसे अगर यहाँ कहा गया है कि हमने ताजमहल देखा, इससे ये नहीं पता चला कि ताजमहल अभी देखा है कल परसों, कि अब से 10 साल पहले देखा था, कि अभी देख रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। बस क्या पता चला है कि हमने ताजमहल देखा। इसमें ना बाद में ना तो है लगा हुआ होगा ना था लगा हुआ होगा, कुछ नहीं होगा, केवल इस प्रकार से समाप्त हो जाएगा। हमने ताजमहल देखा, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, राम ने गीत गाया, बस इतना समाप्त हो जाएगा। अगर है लग जाए, हमने ताजमहल देखा है, तो आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है निकट ही। आसन्न का मीन्स क्या होता है? निकट ही। आपने पढ़ रखा होगा एक शब्द आसन्न पति का। आसन्न पति का अर्थात जिसका पति आने वाला हो। आने वाला हो मतलब निकट ही समय में आने, इसका मतलब तो यही निकलता है। तो आसन्न का मीन्स क्या होता है? निकट। अर्थात जब वाक्य में क्रिया से यह पता चले कि क्रिया को घटित हुए वे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, तब कहेंगे आसन्न भूतकाल। जैसे लिखा हुआ है हमने ताजमहल देखा है, इसका मतलब अभी अभी देखा है। मोहन ने गाना गाया है, उसके बाद अगर यही लग जाए देखा था, तो पूर्ण, कि हमने ताजमहल देखा था मतलब देख लिया था। जब वो हमसे मिलने आया तो हमने ताजमहल देख लिया था, हमारा काम पूरा हो चुका था। उस समय की बात को बता रहा है। देखा था, हमने गीत गाया था, मोहन ने खाना खाया था। अभी बहुत सारे और उदाहरण देकर के पूछेंगे, अभी एक बार समझते हैं। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मतलब हम ताजमहल देख रहे थे, जब वह हमसे मिलने आए तब हम ताजमहल देख रहे थे। इसका मतलब यह है कि हमारा जो क्रिया थी वो कार्य पूरा नहीं हुआ। जब मैं वहां से गुजरा तो बच्चे खेल रहे थे और मैं तो उनको खेलते ही छोड़ आया। भाई माना कि इस समय में ना खेल रहे हो, लेकिन 10 दिन पहले जब मैं वहां से गुजरा तो बच्चे खेल रहे थे। इसका मतलब उनका खेल पूरा नहीं हुआ था, उस समय को बता रहे हैं, खेल रहे थे। नेक्स्ट संदिग्ध भूतकाल। हमने ताजमहल देखा होगा,
हमने खाना खाया होगा, रमेश ने गीत गाया होगा। बात तो बीते समय की है, लेकिन फुल श्योर नहीं है कि हाँ वास्तव में गाया था या नहीं गाया था। तब संदिग्ध लगाएंगे, संदिग्ध लगाएंगे। लेकिन जब हेतु हेतु मधुभूत काल कहाँ होगा? हमने ताजमहल देखा होता तो हमें जानकारी होती। मतलब यह है कहने का कि जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो और बात बीते समय की हो, बात तो बीते समय की हो लेकिन एक बात दूसरे पर निर्भर हो, तो वहां लगाते हैं हेतु हेतु मधुभूत काल। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल के अच्छे होने का किस पर निर्भर था? वर्षा के होने पर निर्भर थी। हमने ताजमहल देखा होता तो हमें जानकारी होती। हेतु हेतु मधुभूत काल कितने प्रकार हो गए भूतकाल के? 6 प्रकार। उसके बाद जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल के हैं 5 प्रकार, 5 प्रकार। वहीं से सामान्य से शुरू कर रहे हैं। सामान्य वर्तमान काल, इसमें क्या आएगा? वाक्य के अंत में ता है आ जाएगा। ता है, उसमें क्या था? उसमें केवल ता नहीं लगा हुआ था, उसमें हमने देखा है। और यहाँ क्या कह रहा है कि राम गाना गाता है। राम गाना गाता है का मतलब क्या? देखो सामान्य वर्तमान काल का मतलब क्या है? सामान्य वर्तमान काल का मतलब यह है कि जैसे सूरज पूर्व में निकलता है तो बात सामान्य है, किसी को कोई अचंभा थोड़ी लगेगा कि सूरज पूर्व में निकलता है, निकलता है, रोज सही निकलता है। माता जी खाना बनाती हैं, इसका मतलब यह कि रोज माता जी ही बनाती हैं। एक आध दिन हो कोई छुट्टी का ना बनाना पड़े, बीमार पड़ जाए कोई और वजह, लेकिन इसका मतलब क्या है कि माता जी खाना बनाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि लगभग लगभग वही बनाती हैं रोज। वो एक सामान्य सी बात है, वो प्रचलन सामान्य बात है। राम गाना गाता है, गाना गाता ही है ना। नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल। राम गाना गा रहा है, अगर था कर देते तो अपूर्ण भूतकाल, और अभी भी गाना गा रहा है, उसका गाना पूरा नहीं हुआ तो अपूर्ण को दर्शा रहा है। संदिग्ध वर्तमान, वह पढ़ता होगा, उसके ज्यादा अंक किस लिए आए? वो पढ़ता होगा, पढ़ता होगा जब तो उसके ज्यादा अंक है। मतलब अभी भी कक्षा 10 में अगर वो पढ़ रहा है तो अगले भी उसका सपना है कि ज्यादा अंक लेकर के, इसलिए वो ज्यादा पढ़ता होगा, है ना। ये नहीं कहा कि पढ़ा होगा, पढ़ा होगा तो बात अलग हो जाती है, लेकिन क्या लगा है? ता लगा है, वह पढ़ता होगा। नेक्स्ट कहा गया संभाव्य। संभाव्य कहाँ आता है? याद रखो कि जब शायद लग जाए तो वहां संभाव्य हो जाता है। शायद लग गया, अगर यहां लिखा केवल कि वह पढ़ता होगा और उसके आगे लगा दिया शायद, तो क्या हो गया? संभाव्य। जैसे लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा है, लगता है, शायद हो सकता है कोई हमारी बातें सुन रहा है, ऐसे हो जाएगा, है ना। आज्ञार्थ वर्तमान काल, आज्ञार्थ वर्तमान काल, आज्ञा दी जाएगी इसमें। आप खड़े हो जाइए, आप चले जाइए, आप यहां मत बैठिए, आज्ञार्थ और वर्तमान समय में दी जाएगी। आज्ञार्थ वर्तमान काल कह रहे हैं इसलिए क्योंकि जो आज्ञा दी जाएगी वो वर्तमान समय के लिए ही दी जाएगी। आज्ञार्थ वर्तमान काल। उसके बाद भविष्य काल। भविष्य काल के कितने प्रकार? 3 प्रकार। बताता क्या है? कि आने वाले समय में होने वाली क्रिया के बारे में बताता है। जैसे सामान्य भविष्य काल, फिर वही प्रकार है इसका। वह राम स्कूल जाएगा, आने वाले समय जाएगा। पिताजी बाजार जाएंगे, मोहन क्रिकेट खेलेगा, आने वाले समय में खेलेगा। नेक्स्ट संभाव्य। संभाव्य मैंने बताया जहां पर लग जाएगा शायद तो वहां क्या हो जाएगा? संभाव्य। भविष्य में लग गया तो संभाव्य भविष्यत काल। शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो। एक होता है आज्ञार्थ भविष्यत काल। आज्ञार्थ भविष्यत काल। आज्ञार्थ भविष्यत काल में क्या होता है? जो इसमें भी आज्ञा जाती है, लेकिन यह आज्ञा दी जाती है आने वाले समय के लिए कि इस बात पर विचार करिएगा, कर लियो, अभी नहीं, जब फुर्सत मिले तब कर लियो, इस बात पर विचार करिएगा। इसके अतिरिक्त एक और अन्य प्रकार है जिसको कुछ हिंदू के विद्वान मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। जैसे हेतु हेतु मधु भविष्यत काल। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। जैसे यहां हमने रखा हेतु हेतु मधु, होती तो अच्छी होती, और यहां होगी तो अच्छी होगी। लेकिन आपको 3 प्रकार ही लगाने हैं, 3 प्रकार इसके महत्वपूर्ण हैं। कुछ उदाहरण अब बोले जा रहे हैं, आपको पहचानना है कि किसमें कौन सा होगा। पहला उदाहरण बोला गया है, पहला उदाहरण है, बताओ, बच्चा रोता है। बच्चा रोता है, सामान्य वर्तमान भूत, ता है लगा है, तो देखो कहां जाएगा? वर्तमान काल।
बच्चा रोता है, सामान्य वर्तमान काल। आगे बताओ, श्याम गेंद खेल रहा है, श्याम गेंद खेल रहा है, कैसा लगाए? अपूर्ण वर्तमान काल, अभी भी खेल रहा है, उसका कार्य, उसका खेल अभी पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, बच्चे खेलने जाएंगे, बच्चे खेलने, सामान्य भविष्य काल, राम खेलेगा, हम विद्यालय जाएंगे, भविष्य में जाएंगे, सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट, शायद आज वर्षा हो, ये तो उसी में हो गया, अभी तो लिखा है ये वाला तो। नेक्स्ट है, वह घर जा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल, अभी भी जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं, उसके पहुंचने की क्रिया अभी पूरी नहीं हुई। नेक्स्ट है, पत्र भेजा गया है, पत्र भेजा गया है, क्या लगे? पत्र आसन्न भूतकाल, पत्र भेजा गया है अर्थात अभी अभी भेजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, दीपक अखबार बेचेगा, सामान्य भविष्य, बेचेगा, दीपक अखबार बेचेगा। राजू देर तक पढ़ेगा, सामान्य भविष्य काल, पढ़ेगा, देर तक पढ़ेगा। नेक्स्ट, पदम ने नृत्य किया था, पूर्ण भूतकाल, किया था लगा है तो क्या लगाएंगे? पूर्ण भूतकाल। हवा चलती है, रोज सी चलती है, तो इस किस में रखोगे? सामान्य। मैंने अभी बताया माता जी खाना बनाती है, इसका मतलब रोज माता जी बनाती हैं। नेक्स्ट, मैडम पढ़ा रही थी, अपूर्ण रही थी, भूतकाल। अगर ये कह दें कि मैडम पढ़ा रही है, तब क्या करोगे? अपूर्ण वर्तमान काल में आएगा। नेक्स्ट है आगे और उदाहरण, वे शायद जयपुर जाएं, वे शायद जयपुर जाएं, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, और बात आने वाले समय की है, शायद पिताजी बाजार जाएं, तो कैसा लगे? संभाव्य है, शायद लगा है ना, तो शायद लग जाए, लगता है लग जाए तो उसमें रख देते हैं। नेक्स्ट है, श्याम ने पत्र लिखा होगा, श्याम ने पत्र लिखा होगा, लिखा होगा, संभाव्य लिखा होगा। करो विचार जरा, किस में रखें इसको? लिखा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल में आएगा। नेक्स्ट है, रूमा गीत गा रही है, जल्दी बताओ, अपूर्ण वर्तमान। गणेश गाना गाता है, सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट अगला है, युद्ध होता तो गोलियां चल जाती, इसको किस में रखोगे? युद्ध होता तो गोलियां चल जाती, लड़ाई होती तो गोलियां चल जाती, किस में रखेंगे? चल जाती, बात बीते समय की है, और गोलियां का चलना किस पर निर्भर है? लड़ाई पर निर्भर है, युद्ध पर निर्भर है, तो युद्ध होता तो गोलियां चल जाती। ठीक है, ये हो गया, तीनों प्रकार इससे आपके कवर हो जाएंगे। पर्यायवाची शब्दों की, ये पर्यायवाची लिखे हुए हैं, इनके पर्यायवाची लिखने हैं। काश्तकार कहा जाता है किसान को, काश्तकार पर्यायवाची है किसान का। द्विरद कहते हैं हाथी को, द्विरद हाथी। तरु कहते हैं पेड़, पेड़ को कहा जाता है। मरकट होता है बंदर, बंदर। असी, असी कहते हैं तलवार को। तंदुल बोलते हैं चावल, तंदुल होता है चावल। शिष्ट मीन्स होता है सभ्य, सभ्य। मराल हंस का पर्यायवाची है, हंस। अरुण शिखा कहते हैं मुर्गे को, मुर्गा। तमस अंधेरा, तमस होता है अंधेरा। प्रतिज्ञा होता है संकल्प, संकल्प। और नाराज कहते हैं अभी बाण को, नाराज माने होता है बाण। नेक्स्ट और लिखे हैं असी, सॉरी आरसी लिखा है, आरसी। आरसी मीन्स होता है दर्पण, दर्पण। बटोही कहते हैं यात्री को। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पड़ियो मूर्छा का, है ना। बटोही मतलब राहगीर, कब पढ़ते हैं? जब पढ़ते हैं भयानक रस। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पड़ियो मूर्छा खाए। परिवेश कहते हैं वातावरण, परिवेश, है ना, चारों ओर का परिवेश, चारों तरफ का वातावरण। यक्षराज कहा जाता है कुबेर को,
कुबेर, धनद धन देने वाला, धन के राजा कुबेर। वसुंधरा बोलते हैं धरती को, वसुंधरा पर्यायवाची है धरती का। गरल कहते हैं विष, विष। हलाहल भी कहा जाता है विष को, हलाहल विष। और कंदरा, कंदरा कहते हैं गुफा, गुफा का पर्यायवाची है। मयूर वाहन है कार्तिकेय का, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय। रंभा, रंभा बोलते हैं भाई केला, केला। और रासव कहा जाता है गधा, गधे को कहते हैं रासव। धूसर, शीतला वाहन, सब गधे के पर्यायवाची है। मलयज कहा जाता है चंदन को, मलयज किसे कहते हैं? चंदन को कहा जाता है चंदन। श्रीखंड भी चंदन का पर्यायवाची है। कुतूहल, कुतूहल कहते हैं जिज्ञासा को, जिज्ञासा को, जिज्ञासा। कुतूहल किसे कहते हैं? जिज्ञासा, इच्छा। नेक्स्ट लिखा है विहंग, विहंग बोलते हैं पक्षी को, विहंग पक्षी। नरेंद्र कहा जाता है राजा को, राजा नरेंद्र, नरों में है जो इंद्र, राजा नरेंद्र। क्षीर, दूध, हाँ दूध, क्षीर दूध। कृष्णा, कृष्णा कहते हैं यमुना को, कृष्णा यमुना को कहते हैं। और द्रौपदी को भी कहा गया है कृष्णा। कृष्ण, कृष्ण आप समझते हैं। और किसी शब्द में आ लगाने से बन जाता है स्त्रीलिंग, आ, यमुना है ना, तो कृष्णा द्रौपदी को भी कहा जाता है, क्योंकि द्रौपदी को कृष्ण भगवान मानते थे अपनी बहन। कृष्ण, कृष्णा। गात माने होता है शरीर, शरीर, देह, वप्र, तनु, ये सब शरीर के पर्यायवाची हैं। तमिश्र कहते हैं अंधेरा, तमिश्र होता है अंधेरा। अर्णमिंस होता है सागर, सागर को अर्णव कहते हैं। भारती सरस्वती, भारती सरस्वती। कंचन कहा जाता है सोने को, ये सोने का पर्यायवाची है। बर्बर मीन्स होता है भाई असभ्य, बर्बर मीन्स होता है असभ्य। निर्जीव, निर्जीव यहां कुछ और लिखा था शायद, चलो निर्जीव। सारहीन लिख दें, सारहीन, सारहीन, निर्जीव जिसमें कोई सार ना हो। और प्रलोभन कहते हैं लालच को, प्रलोभन लालच। कौमुदी कहते हैं चांदनी, चांदनी को कौमुदी। और कुमुदिनी अगर होता, कुमुदिनी तो कहते हैं नलनी, कमल की डंडी को कहते हैं, वो अलग हो जाता कुमुदिनी। ये लिखा है कुमुदी, कुमुदी मतलब चांदनी। नेक्स्ट लिखा है पंडुक, पंडुक पर्यायवाची होता है कबूतर का, कबूतर। कालकोट कहा जाता है विष को, अभी और भी बताए थे विष के, हलाहल। और एक और इधर लिखा था कोई सा, गरल, गरल। नीरव का मीन्स होता है शांत, नीरव का मीन्स होता है शांत, शांत। वैशाख नंदन कहा जाता है गधे को, वैशाख नंदन गधा। मदन सलाका कहते हैं कोयल, कोयल। मृगांक कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा। मृषा होता है झूठ, झूठ को मृषा कहते हैं। मुकुर माने होता है दर्पण यानी आईना, दर्पण, आईना। सार कहा जाता है लोहे को, लोहा है ना, आपने इसको पढ़ा होगा। दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, ओए मूर मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। सार मतलब लोहा। कबीरदास जी का दुआ है कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। रफ करें एक बार, अच्छी हो गए, रफ करते हैं जब पढ़ेंगे इनको।
बताओ अब जल्दी। काश्तकार किसान, द्विरथ हाथी, तरु पेड़, मरकट बंदर, असी तलवार, तंदुल चावल, शिष्ट सभ्य, मराल हंस, अरुणशिखा मुर्गा, तमस अंधेरा, प्रतिज्ञा संकल्प, नाराज बाण, आरसी दर्पण, बटोही यात्री यानी राहगीर, परिवेश वातावरण, यक्षराज कुबेर, वसुंधरा धरती, गरल विष, कंदरा गुफा, मयूर वाहन कार्तिकेय, रंभा केला, रासव गधा, मलयज चंदन, कुतूहल जिज्ञासा, विहंग पक्षी, नरेंद्र राजा, क्षीर दूध, कृष्णा यमुना और द्रौपदी को भी, गात शरीर, तमिश्र अंधेरा, अर्णव सागर, भारती सरस्वती, कंचन सोना, बर्बर सभ्य असभ्य, निर्जीव सारहीन, प्रलोभन लालच, कौमुदी चांदनी, सार लोहा, मुकुर दर्पण, मृषा झूठ, मृगांक चंद्रमा, मदनसलाका कोयल, वैशाख नंदन गधा, नीरव शांत, कालकोट विष और पंडुक कबूतर को कहा जाता है, कबूतर को।